प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ thermodynamics. See, when you talk about second law of thermodynamics, it's a very important law. देखो बेटा, आपने फिजिक्स में इसमें बहुत कुछ पढ़ा होगा। फिजिक्स वाले सर ने आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पढ़ाया होगा कि 100% हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक, अब जब आपने ये पढ़ लिया कि 100% एनर्जी जो भी आप सिस्टम को दे रहे हैं या 100% हीट जो आप दे रहे हैं दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो फिर वो जो वर्क में कन्वर्ट हुई नहीं वो गई कहां? अब फिजिक्स में पूछो किससे कि वो गई कहां, सो उनका जवाब होगा कि वो कहीं पे फिजूल में खर्च हो गई, है ना, जैसे कि वेसल की वॉल में चली गई, जैसे कि उसने इंस्ट्रूमेंट को हीट कर दिया, ऐसे करके जवाब आएंगे। अब केमिस्ट्री में इसको अलग तरीके से बताया जाता है। कहा जाता है कि जो भी एनर्जी आपने दी सिस्टम को वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, तो बाकी जो बची हुई एनर्जी है जो कन्वर्ट नहीं हो पाई, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाई, वो अनअवेलेबल एनर्जी थी। वो क्या थी? अनअवेलेबल एनर्जी। और जैसे कि आपने एंट्रोपी के लेक्चर में पढ़ा कि एंट्रोपी हम किसको बोलते हैं? अनअवेलेबल एनर्जी को। तो बेसिकली जो एनर्जी हमने किसी सिस्टम को दी और जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, जो अनअवेलेबल थी, दैट चेंज्ड इनटू एंट्रोपी। और उसने एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या कर दी? बढ़ा दी। उसने एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ा दिया। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, entropy of the universe goes on increasing in course of every spontaneous process। कि अगर दुनिया में कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फिजिबल प्रोसेस होता है, तो जो डिसऑर्डर है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो एनर्जी कन्वर्ट होनी थी वर्क में वो 100% कन्वर्ट नहीं हुई। उसका जो वर्क में कन्वर्ट हो गई, चलो वो तो वर्क हो गया, जो बाकी वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई उसने क्या किया? उसने यूनिवर्स का डिसऑर्डर बढ़ाया। समझ में आई बात? अगर आपसे कोई पूछे कि आप इन्हें उदंड क्यों हो, तो क्या जवाब दोगे? उदंड समझते हैं ना, है ना? क्या जवाब दोगे? बड़ा सिंपल जवाब है, बोलना इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना भाई? कि जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता जाएगा, हमारा बढ़ना स्पॉन्टेनियस है, ठीक है जी, तो उसमें डिसऑर्डर बढ़ना ही है, तो डिसऑर्डर बढ़ता रहेगा, सर की उम्र में आके सर की तरह पूरी तरह उदंड हो जाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब डिसऑर्डर जो है, ठीक, वो बढ़ता चला जाता है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। समझ में आई बात? मेरी उदंडता इसी से है कि मेरा डिसऑर्डर काफी बढ़ चुका है। तो एनी हाउ, सो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहां बेटा मैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की अगर मैं बात करूंगा बच्चे, ठीक, तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की मतलब हो गया डेल्टा एस टोटल, मतलब हो गया डेल्टा एस टोटल। सो ये कहता है कि डेल्टा एस टोटल should always be greater than 0। डेल्टा एस टोटल जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी जो डेल्टा एस टोटल होता है यानी यूनिवर्स का, ये किसके बराबर होगा बेटे? दो चीजों के बराबर, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ठीक है जी, एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है जी। अब बेटे ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू बढ़े और ये कम हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि अगर आपके सिस्टम की एंट्रोपी कम हुई या बढ़ी है तो सराउंडिंग की कम हुई, और अगर सिस्टम की कम हुई है तो सराउंडिंग की बढ़ी है, इजंट इट? लेकिन वो 100% एफिशिएंट प्रोसेस है नहीं, इसलिए एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
यानी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ती रहेगी। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, बेटा हर्षिता, आपने बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है हमें? यस, दैट इज मैथमेटिकल। हम डेफिनेशन क्या है? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। बेटे अगर एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कंजर्व्ड थी, इसका मतलब ये था जब यूनिवर्स बना तब जितनी एनर्जी है आज भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होगी और ना बनेगी। और अगर ऐसा है तो बेटा आज आए दिन अखबारों में ऐसा क्यों आता है एनर्जी क्राइसिस हो रहा है? हम रोज पढ़ते हैं, हर कोई टॉपिक देखते हैं, भाई एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, कहते जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेकर के आओ, सोलर व्हीकल लेकर के आओ, ताकि क्या हो जाए कि एनर्जी बच सके। अरे भैया जो एनर्जी पहले से कंजर्व्ड है उतनी ही है तो कहां गई? आज एनर्जी क्राइसिस कैसे हो गया? अब आप बोलोगे सर ऐसे हो गया एनर्जी क्राइसिस, पॉपुलेशन बढ़ गई। अब बेटा जो पॉपुलेशन बढ़ी वो कैसे बढ़ी? जब मैं छोटा बच्चा था, आज मैं मोटा बच्चा हो गया हूं, ये सारा चेंज जो है ये कहां से आया? मैं छोटे से मोटा कैसे हुआ? बेटा ऑब्वियसली खा खा के, ठीक। और खाया कहां से? एटमॉस्फेयर से ना। तो एटमॉस्फेयर की एनर्जी कम की ना मैंने, तो मेरे को एनर्जी मिली, तो एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना भाई? यानी मेरे में एनर्जी आ गई है, वो एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना। पर क्या अब अपने काम के लिए मेरे को जला दोगे क्या? नहीं ना, मतलब इसको यूज नहीं कर सकते ना आप। तो कहने का मतलब यह है कि ओवर द कोर्स एनर्जी डेफिनेटली कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, लेकिन दैट हैज बीन चेंज्ड इनटू सच फॉर्म्स विच आर लेस इकोनॉमिकल टू यूज और विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड, जिसको हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक। अब किसी मतलब ऐसा अपने काम करने के लिए, अपने चाय का कप उबालने के लिए बंदे को थोड़ी जला दोगे, ठीक। अब वो बंदा तो एनर्जी लेकर के बन गया ना, तो वो एनर्जी अब यूजफुल नहीं रही। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सच फॉर्म्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड, और इफ दे आर कन्वर्टेड इट इज लेस इकोनॉमिकल। ऐसा नहीं ना होना चाहिए भी 5 रुपए का काम करने के लिए 15 रुपए की एनर्जी खर्च कर दो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनर्जी हैज बीन चेंज्ड इन अनवांटेड फॉर्म्स, दैट इज अनअवेलेबल एनर्जी, यानी एंट्रोपी। So entropy of the universe goes on increasing in course of every spontaneous process. इसलिए अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ती जा रही है और अवेलेबल एनर्जी कम होती जा रही है, इसलिए एनर्जी क्राइसिस है। और ये आगे जाके और चलता जाना है, क्योंकि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स हमेशा, एंट्रोपी हमेशा क्या होगी? बढ़ती रहेगी। यानी कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स तो बढ़ती रहेगी, अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ती रहेगी, तो अवेलेबल कम होती रहेगी, तो एनर्जी क्राइसिस तो आएगा ना बेटा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में अलग तरह से पढ़ा है। फिजिक्स सिर्फ इतना पढ़ाती है कि जी वर्क को कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी थी पूरी कंज्यूम नहीं हुई, कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं होता। कार्नोट साइकिल पढ़ा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, बट वो एनर्जी गई कहां? उसका जवाब ही नहीं था। उसका जवाब हमें केमिस्ट्री में मिला कि वो एनर्जी गई कहां? बोला वो एनर्जी एंट्रोपी में चेंज हो गई, उसने यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ा दी, यानी वो एनर्जी अनअवेलेबल हो गई, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अवेलेबल फॉर्म, और इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू अवेलेबल फॉर्म इट विल बी वेरी कॉस्टली, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए सेकंड लॉ कहता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर होगा तो उसमें एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बढ़ती जाएगी। दो तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे कंपटीशन में। पहला क्वेश्चन मिलेगा इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी बेटा जब हमने बोला इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसका मतलब हो गया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो चल रहा है, ठीक, रिवर्सिबल तो वापस भी आएगा, ये तो वापस आएगा ही नहीं, तो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या सही है? तो नीचे आपको दिया होगा कि डेल्टा एस टोटल, यानी ऐसे दिया गया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, for spontaneity of process, what is true? What is true? ठीक, for spontaneity of process what is true? तो हमें बोल दिया गया कि क्या ट्रू है। नीचे दिया डेल्टा एस सिस्टम
इज ग्रेटर देन 0, ये ए ऑप्शन था। बी ऑप्शन दे दिया डेल्टा एस सराउंडिंग्स इज ग्रेटर देन 0। तीसरा दे दिया डेल्टा एस टोटल या फिर यूनिवर्स लिखा होगा इज ग्रेटर देन 0। डी ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ अबव। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर दोगे तुम? आंसर विल बी सी। ठीक है ना जी। सिस्टम की कम भी हो सकती है, सराउंडिंग की कम भी हो सकती है, बट डेल्टा एस टोटल यूनिवर्स का हमेशा इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चे, इसकी छोटी मोटी एक डेरिवेशन लोग करवाते हैं, यूजफुल नहीं है, कोई काम की नहीं है, पर वैसे मैं तुम्हें करवा देता हूं, काम की है नहीं है। ठीक, चलो हम फिर भी हमने क्या किया, एक दो चीजें ली। ये दो चीजें मान लो दो सिस्टम है या एक सिस्टम एक सराउंडिंग है, वट एवर यू से। ठीक, एक चीज जो है उसका टेम्परेचर T1 है और एक चीज जिसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे हम ये मान के चलते, मान लो कि T2 इज ग्रेटर देन T1। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 तो क्या होगा? क्या होगा बेटे? होगा ऐसा कि यहां से हीट यहां ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? तो यानी अगर मैं इसका बोलूं Q2, क्या बोलूं? Q2, ये Q2 प्लस होगा कि माइनस होगा? क्योंकि यहां की एनर्जी इधर गई तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, और इस साइड एनर्जी आ गई तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, देखो बेटे हीट तो रिवर्सिबली फ्लो करती है ना, ऐसा तो नहीं जिस डोर से अंदर आ सकते हो उससे बाहर कभी नहीं जा सकते हो, ऐसा होता है क्या? अगर हीट यहां से यहां गई तो क्या यहां से यहां नहीं आ सकती? आ सकती है ना, बट ये तो हम नेट फ्लो की बात कर रहे हैं कि नेट फ्लो इस साइड को हो गया। इसलिए क्या इन Q के आगे मैं रिवर्सिबल शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं? क्योंकि ऑब्वियसली यहां तो जा ही सकती है ना बेटा, नेट फ्लो एक साइड है वो एक अलग बात है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Q रिवर्सिबल, और क्या इधर भी लिख सकता हूं Q रिवर्सिबल? क्योंकि रिवर्सिबिलिटी तो है ना बच्चे, नेट फ्लो एक अलग बात है बट रिवर्सिबिलिटी तो है ना। क्यों जी, गलत बोल रहा हूं क्या? अब देखो हमें यह पता था कि अगर टोटल डेल्टा एस लेते तो वो किसके बराबर होता? बोलो, दैट इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ठीक, प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अगर मैंने एक को सिस्टम माना एक को सराउंडिंग माना, दो सिस्टम माना दोनों सिस्टम लिख देते, कोई दिक्कत थोड़ी था। ठीक, और आपको जो लेक्चर सेंड किया था उसमें एक चीज बोली गई थी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। बोलो ऐसा बोला गया? एंट्रोपी की डेफिनेशन में ऐसा बोला गया कि डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी। बोलो ऐसा बोला गया? अगर मैं यहां पर सिस्टम एक को मान लेता हूं एक को सराउंडिंग मान लेता हूं, तो ऑब्वियसली सिस्टम में अगर हीट आई तो सराउंडिंग से खत्म हुई। दोनों के साइन अलग अलग हैं, दोनों को यहां पे पुट कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू, यहां पे लिख देते हैं क्यू रिवर्सिबल बाय टी, जो कि प्लस वाला था, प्लस माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी। बोलो ऐसे लिख सकते थे कि नहीं? एक साइड से हीट आई दूसरी साइड से हीट चले गई, ऐसे ही तो लिखना है ना हमें। और हमने यहां पे माइनस क्यू लिखा, जहां पे माइनस था वहां माइनस क्यू, जहां पे हमारे पास प्लस क्यू था वहां प्लस क्यू। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत है इस चीज में? अब ऑब्वियसली प्लस जो साइन आया वो T2 पे था, प्लस 1 जो आया वो T1 पे आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक, अब इसमें से हम कुछ अगर पूरा सॉल्व कर लें तो डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू बेटे प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन T2 माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन T1। बोलो ऐसे लिख सकते कि अपन के नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। अब इसमें से कुछ चीज कॉमन भी आ सकती है, आई थिंक सो। क्या आ सकती है? क्यू रिवर्सिबल कॉमन आ सकता है।
तो अगर मैंने डेल्टा एस टोटल लिख दिया, ठीक, तो हमारे पास क्यू रिवर्सिबल को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां आया 1/T2 माइनस 1/T1। क्यों प्यारे बच्चों, T2 बड़ा है ना, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बोलो, क्यू रिवर्सिबल इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2। क्यों जी, तो अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हों, हीट दिए हों, तो डेल्टा एस टोटल निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये एक बेफिजूल की डेरिवेशन है, ठीक, जिसका कोई काम नहीं है, जस्ट है तो मैंने करवा दी है, ताकि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको हीट दी हो, दो टेम्परेचर दिए हो और आपको डेल्टा एस पूछा हो, तो फटाफट से लगा के निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया ये। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें एक बात क्लियर कर दी। क्या क्लियर कर दी? कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो उसका डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा एस टोटल यूनिवर्स का बढ़ना चाहिए, ठीक। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स शुड गो ऑन इंक्रीजिंग इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी हम सेकंड लॉ से बता सकते थे। बोलो क्लियर। बाकी फिजिक्स में इसके ऊपर अनथक काम कर रखा है तुमने, पता नहीं कैसे कैसे न्यूमेरिकल, कारनोट साइकिल एंड लेना एंड देना। हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक लॉ की डेफिनेशन आपसे पूछी, एक डेरिवेशन मैंने करके दी, बस। न्यूमेरिकल इस पे आज तक तो आया नहीं, कभी आ जाए तो कर सकते हो। हाँ, T1 माइनस T2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। वो आप सॉल्व कर सकते हो ना बेटा इसको। T1 माइनस T2 हो जाएगा ना बेटा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैंने इतना देखो, ये माइनस वाली साइन के नीचे मैंने, अच्छा टेम्परेचर यहीं से हमने T2 लेना था, यहां से हमने T1 लेना था, क्योंकि माइनस साइन वाला T2 है और प्लस साइन वाला, ठीक है बेटे, तो ऐसे लिख देते हैं ना। तो इसमें आपके पास T1 T2, यहां T2 T1, उससे फर्क नहीं पड़ता था ना बेटा, क्योंकि एक सिस्टम है और दूसरा क्या है, सराउंडिंग। आप सिस्टम सराउंडिंग के टर्म्स में लिख देते, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। बोलो इज इट क्लियर बेटे, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे आज का लेक्चर। ये तो छोटी मोटी सी बात थी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा, सिर्फ इसकी डेफिनेशन आती है और एक क्वेश्चन जो तुम्हें बताया वो आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। देखो हमने बोला कि ओवर द एयर्स एनर्जी जो है, अवेलेबल एनर्जी वो कम होती चली गई और अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ती चली गई। अनअवेलेबल को तो अपन ने बोल दिया एंट्रोपी चेंज, तो अवेलेबल को क्या बोलेंगे भाई? तो अवेलेबल एनर्जी के लिए हमने एक और टर्म ढूंढी, फ्री एनर्जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एनर्जी? बेटा फ्री एनर्जी का मतलब है एनर्जी विच इज अवेलेबल इन अ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, है ना भाई। इट इज एनर्जी available in a system, which can be converted into useful work. So this is energy available in a system which can be converted into useful work. समझ में आ गई बेटे बात? तो ये वो एनर्जी है जो यूजफुल वर्क में होगी। अब बेटा इसके ऊपर दो साइंटिस्ट ने वर्क किया, ठीक। एक साइंटिस्ट, अब दो साइंटिस्ट ने वर्क किया, ठीक। एक को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है जी। और दूसरे को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है बच्चे, क्लियर है यहां तक?
बेटा गिब्स फ्री एनर्जी को अपन जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से। और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? ए से। ठीक, आप बुक में नहीं पाओगे बेटा। ठीक, अब देखो बात क्या है, एक चीज में यार दो तरह की फ्री एनर्जीज कैसे हो सकती है? ठीक, दो तरह की फ्री एनर्जीज हो कैसे सकती है बेटे? हम प्रोसेस को दो तरह करवा सकते हैं, ईदर एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना भाई? तो गिब्स ने इसको पढ़ा एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, और हेल्महोल्ट्ज भाई साहब ने इसको पढ़ा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जी, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो बेटे, अगर हम फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं तो फ्री एनर्जी हमने बोला हमारे पास है क्या? फ्री एनर्जी हमने कहा कि फ्री एनर्जी इज एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो बेटे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस एनर्जी को? कैसे? कि टोटल एनर्जी या टोटल हीट ऑफ अ बॉडी, इजंट इट? हीट हम एनर्जी के लिए यूज कर देते ना बेटा। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी माइनस एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू अनयूजफुल, यानी एंट्रोपी, यानी हीट कन्वर्टेड इनटू एंट्रोपी, कन्वर्टेड इनटू एंट्रोपी। बोलो ऐसे लिखेंगे कि नहीं? ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों बोलो ऐसे लिखेंगे कि नहीं? कि फ्री एनर्जी इज टोटल एनर्जी माइनस हीट कन्वर्टेड इनटू एंट्रोपी। अब प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पे जी लिखना चाहता हूं, अब जी फ्री एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं हम लोग, तो टोटल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या लिखा जाता है? H। क्या लिखा जाता है? H। हीट कंटेंट ऑफ बॉडी इज H। तो बेटे कांस्टेंट प्रेशर पे टोटल हीट क्या होती है? H। और बेटे हमने अभी पिछले लेक्चर में ये पढ़ा है कि जो S होता है वो Q/T होता है ना भाई? बोलो सर डेल्टा S होता है। बेटा डेल्टा S भी होता है तो S भी तो Q/T है ना। तो यहां से Q क्या होगा? TS होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो जो एंट्रोपी में कन्वर्ट हुई है, जो एनर्जी एंट्रोपी में कन्वर्ट हुई है Q, वो किसके बराबर है? TS के बराबर। तो इस टोटल में से माइनस क्या करूं मैं? TS माइनस कर दूं क्या? तो ये वो हीट है जो एंट्रोपी में कन्वर्ट हो गई और ये टोटल हीट है। वहीं पे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे चलते थे तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पे टोटल हीट ऑफ बॉडी को क्या बोलते थे? टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी को क्या बोलते थे? U, इंटरनल एनर्जी। और इसमें से भी माइनस क्या करूंगा? TS, जो कि हीट एंट्रोपी में कन्वर्ट हो गई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात बताओ यार, क्या आप H निकाल सकते हो? कैन यू कैलकुलेट H और U और S? नहीं बेटा, ना आप H निकाल सकते हो, ना S निकाल सकते हो, ना U निकाल सकते हो। आप इनके चेंजेस निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट डेल्टा H, यू कैन कैलकुलेट डेल्टा U, यू कैन कैलकुलेट डेल्टा S। ये सारा मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, इजंट इट? ठीक, और लास्टली एक और लास्ट बात कि जो हमारे पास एंट्रोपी है, एंट्रोपी पिछले लेक्चर में आपको बोला कि क्या आप एंट्रोपी निकाल सकते हैं? प्लीज अपना सेल निकाल के ऊपर रख दें। नॉट बी डन एट ऑल। ठीक बेटे, सर बोले नहीं तो ये बोल समझना नहीं कि उनको दिखता नहीं। ठीक, वट एवर, सभी को पता है, मम्मी को पता है, पापा को पता है, क्लास चल रही है। सो एनी हाउ, हम यहां पे बोल रहे थे ना हम U निकाल सकते, ना H निकाल सकते, ना S निकाल सकते, कुछ नहीं निकाल सकते। तो हमें तो चेंज निकालना है। तो हमने क्या किया? हमने दो डिफरेंट कंडीशन ले ली। पहले G1 लिया, G1 विल बी इक्वल टू H1 माइनस TS1।
टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते भाई, टेम्परेचर को क्यों छेड़ना है। ठीक, थोड़ी देर बाद दोबारा जी निकाल लेंगे, तो G2 देखा वो क्या हो गया, H2 माइनस TS2। ठीक, और हमें इन दोनों को हम तो चेंज ही निकाल सकते हैं, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, G2 माइनस E1, G2 माइनस, तो इन दो को माइनस करोगे तो माइनस करके क्या ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S। बोलो क्या ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं, करना आएगा। आप इसको लिख लो 1, इसको लिख लो 1 और इसको लिख लो, वही इसको लिखना 1, इसको 2 और बोलना सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं। तो इस एक्सप्रेशन को अपन बोलते हैं गिब्स एक्सप्रेशन, गिब्स इक्वेशन। ऐसे बेटे यहां पे भी चलेंगे, यहां पे भी चलेंगे। अगर हम यहां चलेंगे तो हमारे पास A1 विल बी इक्वल टू U1 माइनस TS1 और A2 विल बी इक्वल टू U2 माइनस TS2, और बोला कि सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्टिंग, हमने सबट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास आया डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस T डेल्टा S। इस इक्वेशन को हमने बोल दिया हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया। सो दिस इज गिब्स इक्वेशन, दिस इज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। पर बेटा जो डेली के रिएक्शन होते हैं, हेल्महोल्ट्ज ने कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ा, इसने कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ा, पर जो डेली के रिएक्शन होते क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। हम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करते ना मेरे भाई, डब्बे बंद डब्बे के अंदर तो नहीं हम करते रिएक्शन, हम तो परख नली में करते हैं ना, जार में करते हैं ना, सब ओपन सिस्टम होते हैं, तो उस समय प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमारे लिए यूजफुल इक्वेशन कौन सी है, गिब्स इक्वेशन। तो हेल्महोल्ट्ज को बताया गया कि आपकी इक्वेशन ना यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं करते, तो हम यही इक्वेशन जनरली यूज करते हैं। पर उसकी इज्जत तो रखनी थी ना, हेल्महोल्ट्ज ने काम तो किया था, इसलिए इसी इक्वेशन को नाम चेंज करके बोल दिया गया गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है जी, इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स ने दी पर हेल्महोल्ट्ज को इज्जत दी, बोला भाई काम तैने भी किया है और गलत तेरा भी नहीं है, ठीक, कंडीशन अलग है, यही यूज कर ले यार। तो दोनों भाइयों ने अपना नाम लिख दिया, गिब्स भाई नहीं है वैसे, ठीक, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन आ गई, और ये थर्मोडायनेमिक्स की सबसे ज्यादा बड़ी इक्वेशन है बेटा। आने वाले 1.5 साल इसी इक्वेशन में तुम्हारी जान खानी है। ठीक, क्या है कि आने वाले जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा कौन सा रिएक्शन जो है फिजिबल है, कौन सा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा रिएक्शन में, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कम करने से होगा कि ज्यादा करने से होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे होगा, यही इक्वेशन बताएगी सारा कुछ। इसलिए इस इक्वेशन को ध्यान से समझ लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जहां डेल्टा जी क्या है, जहां डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। बेटा डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज, और टी क्या है, टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज गोइंग ऑन। क्लियर हो गया। अब बेटे हमें यह प्रूव करना है कि वेदर रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस कब होता है। स्पॉन्टेनिटी के लिए सबसे बड़ी इक्वेशन हो जाएगी हमारी जिंदगी की। ठीक, कैसे, ध्यान दीजिएगा बेटा। हम अभी तक जो भी पढ़े थर्मोडायनेमिक्स में, एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि हर रिएक्शन, अभी पिछला लेक्चर जो तुम्हें भेजा था, ठीक, उसमें स्पॉन्टेनिटी बताई थी ना बेटा आपको, स्पॉन्टेनिटी सुनी थी, उसमें बोला स्पॉन्टेनिटी के 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है रिएक्शन हमेशा उस साइड जाता है टू डिक्रीज द एनर्जी, है ना, मूव्स टूवर्ड्स लेसर एनर्जी, क्योंकि लेसर इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। लेसर एनर्जी के लिए हीट हमेशा क्या होनी चाहिए, रिलीज। सो फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। जनरली डेल्टा एच कैसा होना चाहिए,
नेगेटिव होना चाहिए भाई स्पॉन्टेनिटी के लिए कि नहीं। और अभी सेकंड लॉ ने क्या बोला कि एंट्रोपी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तो वैसे भी हमने जो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी पढ़ा तो उसमें आपको दो चीजें बताई, बोला रिएक्शन के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक। पहला, टू अटेन द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, उसके लिए एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। टू अटेन द स्टेट ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, है ना भाई। तो उसके हिसाब से डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अगर फेवरेबल हो तो डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब बेटा इसी चीज को इस इक्वेशन में भरो जरा, ठीक। इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, बीच में क्या है माइनस, टी डेल्टा इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अब बताओ डेल्टा जी का साइन कैसा होना चाहिए, माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी होता है। जिस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। जैसे प्यारे बच्चों डेल्टा एच नेगेटिव होता था बोलते थे एक्सोथर्मिक, क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक। पर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो एक्सर्गोनिक, क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक। वहीं पर इस हिसाब से अगर सोचा जाए डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस। इस हिसाब से डेल्टा जी जो होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव, सो फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसमें रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है इसको बोलते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन, एंडरगोनिक रिएक्शन। तो बेटा एंडरगोनिक एक्सर्गोनिक दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ठीक। और एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम होता है, अगर इक्विलिब्रियम होता है प्यारे बच्चों, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी जो है जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम। पर क्या इतनी डिस्कशन से हम मान लेंगे कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, नहीं ना भाई, हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये जो डेरिवेशन करवा रहा हूं डेफिनेटली विल बी आस्क्ड इन योर पेपर्स, ठीक। दो डेरिवेशंस करवाऊंगा आगे, दोनों में से एक पेपर में जरूर दिखेगी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, पहली डेरिवेशन, प्रूविंग दैट, प्रूविंग फॉर spontaneous reactions, for spontaneous reactions delta G should be negative। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है, मस्ट है। इसको प्रूव करने जा रहा हूं बेटा तुम्हारे साथ, ठीक है बच्चों। देखो बेटे, हम ये जानते थे कि डेल्टा एस टोटल जो होगा वो दो चीजों से मिलके बना होगा, एक होगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और दूसरा होगा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स। बोलो यहां तक क्लियर है। और एक चीज जो हमें बचपन से पता है, ठीक, क्या, कि डेल्टा एस जो है वो क्यू बाय टी है। डेल्टा एस क्या है, क्यू बाय टी है, ठीक है जी। और एक बात और पता है हमारे को, क्या, कि सिस्टम ने अगर हीट दी तो सराउंडिंग ने हीट ली, है ना भाई, यही होगा ना। अब सिस्टम हीट दे तो कहां दे, सराउंडिंग में दे ना बेटा। तो अगर सिस्टम का क्यू माइनस हुआ तो सराउंडिंग का क्यू पॉजिटिव हुआ, सिस्टम का क्यू पॉजिटिव हुआ
तो सराउंडिंग का क्यू नेगेटिव हुआ। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो क्या हम इसमें यह भी लिख सकते हैं कि क्यू सिस्टम शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ सराउंडिंग? हाँ जी, ये भी लिख सकते हैं ना। ये दो चीजें हमें पता है कि ये यहां लिखनी है तुमने, मैंने साइड में लिखा, तुमने यहां लिखनी है कि वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू क्यू बाय टी एंड क्यू ऑफ सिस्टम इज माइनस क्यू ऑफ सराउंडिंग। जितनी हीट सिस्टम ने ली सराउंडिंग ने दी, ऑपोजिट रहेगा। बेटा यहां पे ना दो चीजें हैं यार, एक सिस्टम एक सराउंडिंग, क्यों ना इसको एक ही चीज में चेंज करें, है ना जी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, डेल्टा एस टोटल is equal to delta S of system plus Q of surrounding upon T। कैसे लिख सकता था बेटे? हाँ जी। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे को ये सिस्टम में है, ये सिस्टम में है और ये सराउंडिंग में, मेरे को इसको भी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं इसको माइनस क्यू ऑफ सिस्टम लिख सकता हूं? So delta S total will be equal to delta S of system minus Q of system upon T लिख सकता हूं भाई, प्लस की जगह माइनस लगा सकते हैं भाई। अब ये हम कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा जी कहां पे पढ़ते? कांस्टेंट प्रेशर पे ना। तो कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ रहे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब को क्या बोलते हो? यस, एंथैल्पी चेंज। ठीक, कांस्टेंट हीट, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज डेल्टा एच। तो बेटे क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी। हाँ जी। अब टी ना नीचे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा यार, ऐसा करते मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय टी। क्या किया? मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय टी। अगर बेटे टी से मल्टीप्लाई किया मतलब क्या हो गया? टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, टी से टी हो गया कैंसिल, माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। बोलो बेटे क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? बेटे अगर मैं इसको आगे इसको पीछे लिखूं, यानी साइन चेंज करूं, तो यहां पे भी साइन चेंज हो जाएगा। तो कहने राइट इट लाइक दिस कि माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। बोलो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई? साइन ही चेंज किया ना, तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव बना दिया। अब ये चीज क्या थी भाई हमारे पास? डेल्टा जी था कि नहीं था? तो ये डेल्टा जी था, तो इसका मतलब माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा जी हुआ कि नहीं हुआ? है ना जी। अब इसका मतलब क्या ये हो गया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा, इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा एस टोटल कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। मैंने बोला था ना, सेकंड लॉ इज द मेन लॉ टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, यानी अकॉर्डिंग टू स्लॉट, व्हाट इज स्लॉट? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एस टोटल मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव है, तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। सो देयरफॉर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
बोलो क्लियर हो गया, प्रूव्ड और नॉट? अगर आप इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिखना चाहो तो डिग्रियां लगा देना सारी जगह पे, है ना। इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड में लिखना जाओ, ये लो जी स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई, ठीक है जी। ये लो स्टैंडर्ड कंडीशंस में लगा दिया, ठीक है जी। ये लो अभी स्टैंडर्ड में हो गया। तो जब सारा कुछ स्टैंडर्ड का ही है तो आंसर भी स्टैंडर्ड का ही आया होगा, है ना भाई। तो अगर बिना स्टैंडर्ड के लगाओगे तब भी चलेगा, स्टैंडर्ड वाले लगाओगे तो डिग्री लगा लेना, क्या फर्क पड़ता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में भी लगा सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। बेसिक बात थी हमें ये प्रूव करना कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। दैट मीन्स कि हमारे पास delta S total according to second law should always be positive for a spontaneous process. So delta G becomes negative for spontaneous process. वो is it clear or not? अच्छे समझ में आ गया। और प्रूव हो गया बियॉन्ड डाउट कि अगर हमारे पास रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी का नेगेटिव होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। पहली डेरिवेशन उम्मीद करता हूं नोट कर ली सबने और समझ में भी आ गई, दिमाग के चौथे खाने में बैठ भी गई होगी। आगे चलते हैं। अगली कहानी बेटा, हमने इस फ्री एनर्जी की शुरुआत कहां से की मोयरा? हमने यहां से शुरुआत की, फ्री एनर्जी की डेफिनेशन दी, कहा कि इट इज एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। अब हमने प्रूव करना है कि डेल्टा जी जो है इज इक्वल टू वर्क यूजफुल। डेल्टा जी जो है वो यूजफुल वर्क के बराबर है, ठीक है जी। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा रॉ एग्जांपल तुम्हारे साथ लेके चलता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ सके। बेटे मैंने ना एक सिलेंडर ले लिया, ठीक। इस सिलेंडर में एक फ्रिक्शनलेस और मासलेस पिस्टन लगा दिया, ठीक। और इस सिलेंडर के अंदर मैंने पानी ले लिया, नीला नीला पानी है ना, तो पानी ले लिया। अब क्या है कि बेसिकली हमें इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है? इलेक्ट्रोलिसिस, करंट डाल के इसको तोड़ना है। याद रखें केमिस्ट्री वालों ने इंजन नहीं चलाने हैं, इंजन चलाने का काम फिजिक्स वालों का है, ठीक। हमने तो सिर्फ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं ना बेटा, हमें तो इंजन के लिए फ्यूल ढूंढना है कि कौन बेटर फ्यूल है, ठीक, कौन सा फ्यूल डालें। हमें तो ये काम सौंपा गया, इंजन बनाने का काम सिद्धार्थ सर का है, ठीक। तो अभी हमने क्या किया, यहां पे एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगा दिया, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया, यहां नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया, करंट को पास ऑन किया। करंट को पास ऑन किया तो H2O तो जो था वो टूटा होगा और टूट करके उसने हाइड्रोजन बनाई होगी और ऑक्सीजन बनाई होगी, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहां इकट्ठी हुई होगी बेटा? ऑब्वियसली यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठी हुई होगी, है ना, गैस है ना। अगर यहां इकट्ठी हुई होगी तो क्या इसने इस पिस्टन को धक्का मारा होगा कि नहीं मारा होगा? और धक्का मारा होगा तो क्या ये पिस्टन ऊपर गई होगी कि नहीं गई होगी? ये जो एक्सपेंशन हुई, क्या मैंने इसलिए इसमें केमिकल रिएक्शन करवाया था? क्या मैं एक्सपेंशन के लिए केमिकल रिएक्शन करवा रहा था? मुझे तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करना था ना भाई, एक्सपेंशन तो सिद्धार्थ सर ने करनी है ना। एक्सपेंशन तो फिजिक्स वाले टीचर करेंगे। अपने लिए क्या है? अपने लिए तो सिर्फ वाटर को तोड़ना है, हमें केमिकल देखना है। तो यहां वर्क दो तरह का हुआ, यहां वर्क दो तरह का हुआ। एक वर्क जो उसके तोड़ने में हुआ, विच इज जिसका एक्सपेंशन से कोई लेना देना नहीं था, नॉन एक्सपेंशन वर्क बोल सकते हो भाई। कुछ एनर्जी इसमें यूज हुई और इस पे वर्क हुआ, ये इसमें चेंज हो गया, नॉन एक्सपेंशन का वर्क हो गया। और एक पिस्टन को ऊपर ले जाने में यूज हुआ, जिसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन का वर्क। एक केमिस्ट्री वाला किस वर्क के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है? नॉन एक्सपेंशन की। हमें नॉन एक्सपेंशन का वर्क प्रिय है, ठीक हो। फिजिक्स वालों को एक्सपेंशन का वर्क प्रिय है भाई, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स वालों का इंजन का काम है भाई।
तो मेरे को एक्सपेंशन नहीं सोचनी है, मुझे नॉन एक्सपेंशन का वर्क सोचना है। तो ऑब्वियसली यहां पे दो तरह का वर्क हुआ है, एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशन। अब मेरे लिए यूजफुल वर्क कौन सा है? मेरे लिए यूजफुल वर्क जो है, वर्क यूजफुल, वो है, वर्क यूजफुल कौन सा है? वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, जिसमें एक्सपेंशन नहीं हुई। अगर मान लो मुझे मान लो इंजन ही बनाना होता, तो मेरे लिए यूजफुल वर्क कौन सा होता? एक्सपेंशन वाला वर्क होता। क्लियर ना? अब बेटा यहां से प्रूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लोट। व्हाट इज फ्लोट? फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W, है ना? W यहां दो तरह का है भाई, एक एक्सपेंशन का, एक नॉन एक्सपेंशन का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। दो तरह का वर्क है ना भाई हमारे पास। चाहते तो हम यहां साइन लगा देते माइनस का ना बेटा, ठीक, क्योंकि एक्सपेंशन का वर्क माइनस का होता है ना, पर मैंने बोला साइन कन्वेंशन शुड ऑलवेज बी पुट अलोंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज, बोला था ना ऐसा। अब एक्सपेंशन का वर्क यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो पी डेल्टा वी होता है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। बोलो क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं कि नहीं लिख सकता? अब इस पी डेल्टा वी को इधर ले जाता हूं यार, तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। चलेगा जी? है ना जी? क्यू किसके बराबर होता है? टी डेल्टा एस। उससे पहले आप ये बताओ, ये चीज क्या है भाई? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या ये डेल्टा एच रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब हो गया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। बेटे यू वेरी वेल नो, वी भले ही नॉट नो बट वी नो दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। हाँ जी, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। हाँ जी, इसको यहां पुटो, तो जब इसको यहां पुटा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, इसको इधर ले जाऊं जी, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। क्या बोलते हो? और ये क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या हो गया? डेल्टा जी हो गया कि नहीं? तो यहां आ गया डेल्टा जी इज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन एंड वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन वाज, सो इज इट इक्वल टू वर्क यूजफुल? है ना जी? तो वर्क यूजफुल के बराबर प्रूव कर दिया सर ने। हमें पता स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो मैं सिंपली लिख दूं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। क्यों? स्पॉन्टेनिटी के लिए माइनस साइन लगा दिया भाई हमने, नहीं भी लगाएंगे, यहां प्रूव कर चुके हैं कि डेल्टा जी यूजफुल वर्क के बराबर है। ठीक, माइनस तो इसलिए लगा दिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्लियर? वो अगर मैं शुरुआत से यहां पे माइनस लेके चलता तो वैसे ही माइनस आ जाता। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर शुरुआत से एक्सपेंशन वर्क को क्या लेके चलता, माइनस, तो पहले ही माइनस आ जाता। पर मैंने वो ठीक नहीं समझा, मैंने आपको पहले प्रूव करना चाहा कि डेल्टा जी जो है वो यूजफुल वर्क के बराबर है, फिर स्पॉन्टेनिटी के लिए माइनस साइन लगा दिया, बात अलग है। ठीक, क्लियर? बट अदरवाइज इज इट थॉरोली प्रूव्ड कि वर्क डन जो होता है, यूजफुल वर्क, वही डेल्टा जी के बराबर होता है। डेल्टा जी इज द एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। बोलो, इज इट क्लियर?
किसी बच्चे को इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत ऑनलाइन ऑफलाइन? क्या वो यार यहां तक आ गया ना, बस खत्म है। अपने को तो ये प्रूव करना था ना कि डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क यूजफुल, यही प्रूव करना था ना। अब एक बात बता दे, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? वाह भाई, अभी इसको स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पीछे देखनी पड़ रही है। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन इसलिए लगाया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए भाई। क्लियर? ओके, तो ये भी बियॉन्ड डाउट प्रूव हो गया। तो आज हमने ये भी डेरिवेशन कर ली। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपटीशन का सबसे प्रिय क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है ना बेटा, न्यूमेरिकल्स बहुत हैं और हमारा ना कंसंट्रेशन जो होता है न्यूमेरिकल्स पे रहता है ज्यादातर। अगर आप पेपर्स देखोगे ना तो थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल 1 और थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर बेटे, लोग न्यूमेरिकल करवाते करवाते मर जाते, ठीक। और न्यूमेरिकल सिर्फ किस पे आता है? ले दे के हेसिस लॉ पे, ठीक। और वो भी कैसा? हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल दो, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल दो, रिजोनेंस एनर्जी निकाल दो, सारे तो करवाए तुम्हारे को, ठीक। और बेसिकली हम इसकी थ्योरी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि क्वेश्चन ज्यादातर थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, ठीक। तो उसमें से एक क्वेश्चन जो आगे तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेन छोड़ के साइड रख दो। इसमें पेन चलाना नहीं, जब तक मैं बोलूं नहीं पेन आप चलाएंगे नहीं। पीडीएफ आपको मिल जाती है, आप बाद में नोट कर सकते हैं, लेक्चर आपको मिल जाता है, बाद में लिख सकते हैं, है ना। पर इसमें अगर चलाओगे, अगर तो समझ आता है चला सकते हो, साथ में चला लो, पर कोशिश करना पहले समझ लेना। देखो बेटे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the spontaneity of a process। किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी पे टेम्परेचर का क्या असर होता है, ठीक। टेम्परेचर रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस बनने देता है, नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन लो टेम्परेचर पे नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे हो जाता है, और कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे नहीं होता, लो टेम्परेचर पे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको डिस्कस करना है। सो उसके लिए बेटा मैंने यहां पे लिखा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, यहां लिखा टी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन, तो यहां लिखूंगा डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, और यहां लिखूंगा बिहेवियर ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन कैसा है, बिहेवियर कैसा उसका, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, ठीक, इल मैनर्ड है कि कुछ मैनर वाला है, ठीक। तो ये बिहेवियर लिखेंगे। अब आपको पता दुनिया में दो तरह के रिएक्शन है, या एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, या तो हीट बाहर जाएगी या हीट अंदर आएगी, यही बात। और मेजर जो चीज हमारे पास, अभी हमने स्पॉन्टेनिटी के लिए पढ़ लिया, बोलो स्पॉन्टेनिटी के लिए अब हम सिर्फ डेल्टा जी देखेंगे। क्यों? हमें पहले डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों देखने पड़ते थे, पर डेल्टा जी में दोनों इंक्लूडेड है कि नहीं? डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो बेटा अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए तो अपना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही है, उसमें डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों आ गए, अलग से देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो हम इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम यहां पर रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले हमने लिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई भी बच्चा मेरे को बताएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हीट रिलीज होती है ना, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती। तो डेल्टा एच का साइन कैसा होता है उसका? नेगेटिव होता है, क्लियर। तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव है। मान लेते हैं कि टी डेल्टा एच पॉजिटिव है, मान लिया टी डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब बेटे अगली वाली वैल्यू हमारे पास कैसी है? नेगेटिव। बीच में क्या है? नेगेटिव। और पिछली वाली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव।
तो डेल्टा जी कैसा आएगा? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। अब एक बात बताओ, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से, कुछ करने से डेल्टा जी का साइन कभी पॉजिटिव में आएगा? यहां पर कभी ऐसा पॉसिबल है? आप चाहे इसको बढ़ा लो, कम कर लो, ये तो नेगेटिव ही रहना है ना भाई, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहना है। तो कम कर लो, बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट एवरी टेम्परेचर, यानी यहां टेम्परेचर का कोई असर नहीं था, यहां टेम्परेचर का कोई असर नहीं था। ऐसे ही हमने एक और प्रोसेस लिया जिसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होता है उसका डेल्टा एच कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है। मान लेते हैं कि इसका टी डेल्टा एस नेगेटिव है, मान लेते हैं टी डेल्टा एस नेगेटिव है। अब यहां आ जाते मेरे दोस्तों, अब देखना, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है जी। मैंने मान लिया कि ये वैल्यू नेगेटिव है, टी डेल्टा एस कैसा है? नेगेटिव है, मान लेते हैं। तो बीच में माइनस और यहां पे भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो गई? क्या डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई कि नहीं होगी? डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब, सो दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से किसी भी तरह से हम वैल्यू को नेगेटिव कर सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या साइन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट एवरी टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों, क्या यहां पे टेम्परेचर का कोई भी असर पड़ता है? तो हमें एक बात समझ में क्या आती है, देखो बेटे, हमने पहले ये पढ़ा था कि होता क्या है कि किसी भी फेवरेबल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव डेल्टा एच इज फेवरेबल। और एंट्रोपी हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर दोनों क्राइटेरिया फेवरेबल हैं तो रिएक्शन फेवरेबल है, फिर चाहे टेम्परेचर जो मर्जी हो, दोनों क्राइटेरिया ही फेवरेबल हैं तो भैया फेवरेबल है रिएक्शन। ठीक, क्लियर। और वहीं पर बेटा यहां पे हमें पता है किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं चाहिए, है ना। रिएक्शन कहा जाता है टुवर्ड्स लेसर एनर्जी, यहां एनर्जी बढ़ रही है, तो ये कैसा हो गया? अनफेवरेबल क्राइटेरिया है। और अगर डेल्टा एस नेगेटिव हुआ यानी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इज इट ऑल्सो अनफेवरेबल? तो ये भी अनफेवरेबल है। तो जब दोनों ही अनफेवरेबल है तो क्या रिएक्शन कभी फेवरेबल हो सकता है? तो यानी जब दोनों क्राइटेरिया रिएक्शन को एक ही साइड लेके जा रहे हो, डेल्टा एच बी और डेल्टा एस बी, दोनों क्राइटेरिया रिएक्शन को एक ही साइड ले जा रहे हो, फेवरेबल की तरफ या अनफेवरेबल की तरफ, ऐसे केस में टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, जब दोनों ही क्राइटेरिया एक ही साइड ले जा रहे हैं। ठीक है जी, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक, दोनों नीचे से चिप्स खरीदना चाह रही, दोनों का मन चिप्स खरीदने का ही है, तो खरीद लेंगे भाई, कोई रोकेगा थोड़ी, है ना। या फिर दोनों का ही मन ही नहीं है चिप्स खरीदने का, नहीं खरीदेंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी खरीदवा देगा। पर मन तो तब आएगा जब एक का मन करेगा कि चिप्स खरीदे, दूसरे का मन करे कुरकुरे खरीदे। अब प्रॉब्लम आ गई, ये सान्या को कुरकुरे चाहिए और मोयरा को चिप्स चाहिए। अब प्रॉब्लम आ गई, है ना। जब दो चीजें एक दूसरे से ऑपोजिट हो तब प्रॉब्लम आती है ना बेटा। ठीक, तो चलो फिर अब हम आगे चलते हैं। मान लेते हैं, मानना क्या, एक्सोथर्मिक के लिए ये तो हमेशा ही क्या रहेगा? ये तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा ना भाई, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते एक्सोथर्मिक के लिए। ठीक, और अब मान लेते हैं कि ये भी नेगेटिव है, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है। प्लीज ध्यान से,
अब देखो पहली वाली वैल्यू नेगेटिव, बीच में नेगेटिव, ये वाली वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और अगले वाली वैल्यू, तो रिजल्टेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कौन बड़ा। ठीक है, अगर ये बड़ा हुआ तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, ये बड़ा हुआ तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, होगा ना। तो ऐसे केस में दो केस आ गए, एट लो टेम्परेचर्स, बेटे जब टेम्परेचर लो है, ठीक, यानी टी डेल्टा एस छोटा है, टेम्परेचर लो का मतलब क्या, टी डेल्टा एस छोटा, तो ऐसे केस में डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। तो साइन किसके हिसाब से डेल्टा जी का आएगा, डेल्टा एच वाला साइन आएगा कि नहीं, तो डेल्टा एच का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक, क्लियर। बट मान लो एट हाई टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बच्चों हाई कर दिया, अगर टेम्परेचर हाई कर दिया टी डेल्टा एस बड़ा हो गया यार, टी डेल्टा एस बड़ा हो गया यानी डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। अब साइन किसका लगेगा, टी डेल्टा एस का कि टी डेल्टा एच का, टी डेल्टा एस का साइन कौन सा आ रहा था, तो अब डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या इस चीज का मतलब इतना सा हो गया बेटे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस with decrease in entropy are spontaneous only at low temperatures, क्या इसका मतलब ये हो गया बच्चे, क्योंकि देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर एंट्रोपी इंक्रीज के साथ है तो एंट्रोपी इंक्रीज भी फेवरेबल, एक्सोथर्मिक भी फेवरेबल, तब तो टेम्परेचर का कोई फर्क ही नहीं है, दोनों चीजें फेवरेबल है। अब एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच तो फेवरेबल है, पर अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही हो, अनफेवरेबल, ऐसे केस में बेटे टेम्परेचर लो होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया। और वहीं पर हम इसकी बात कर लेते भाई, अब हम इसकी बात करेंगे, यहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो तो पॉजिटिव है ही है, मान लेते टी डेल्टा एस अब पॉजिटिव रख दिया मैंने, टी डेल्टा एस पॉजिटिव रख दिया, अब इसमें क्या चेंज आया, देखो बेटे अब ये वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, ठीक, बीच में नेगेटिव है ही, और लास्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव ले ली, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, आगे क्या हो गया, फिर हमारे पास ये कौन बड़ा है उसके हिसाब से देखना होगा। नो फिर से आ जाओ, एट लो टेम्परेचर्स, जब टेम्परेचर लो है तो डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एच, तो साइन किसका लगेगा, डेल्टा एच का, डेल्टा एच का साइन कैसा है, तो यहां पे कौन सा साइन आएगा डेल्टा जी में, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। ऑन द अदर हैंड एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई है तो डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, तो साइन टी डेल्टा एस का लगेगा, टी डेल्टा एस का साइन कैसा है हमारे पास, पीछे नेगेटिव आ गया ना भाई, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो क्या इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस
endothermic reactions with increase in entropy, increase in entropy are spontaneous at high temperatures. क्यों जी? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो टेम्परेचर का जब हमने असर पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने सिंपल सी ऐसी बात बोली, हमने बोला अगर दोनों क्राइटेरिया दैट इज डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों फेवरेबल हो या दोनों अनफेवरेबल हो। अब डेल्टा एच फेवरेबल कब? जब वो नेगेटिव हो। डेल्टा एस फेवरेबल कब? जब वो पॉजिटिव हो। ठीक, अगर दोनों फेवरेबल हो या दोनों अनफेवरेबल हो तो टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। टेम्परेचर का असर सिर्फ जब ही होता है जब एक चीज फेवरेबल हो और दूसरी चीज अनफेवरेबल हो। टेम्परेचर का सिर्फ तभी फर्क होता है ना बेटा? उस केस में अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच नेगेटिव यानी फेवरेबल, उसमें अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही हो यानी अनफेवरेबल तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, बशर्ते उनका एंट्रोपी ऑपोजिट चलता हो। क्लियर? समझ में आ गया? ओजस्व जी समझ में आया? पक्का? अब एक बात देखो फिर इसी बात पे, अब जब समझ में आ ही गया, ओजस्व को भी आ गया, मेरे को भी आ गया, मोयरा को भी आ गया, सान्ना को भी आ गया, है ना? तो ऐसे केस में अब हमारे पास एक बात बताओ, ये वाला जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ये किसकी वजह से स्पॉन्टेनियस हुआ? क्या एंट्रोपी की वजह से कि डेल्टा एच की वजह से? जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है किसकी वजह से स्पॉन्टेनियस हुआ? डेल्टा एच की वजह से। इसलिए इसको बोलेंगे एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन। एंथैल्पी की वजह से है ना भाई? तो एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन। और ये जो नीचे वाला है ये किसकी वजह से स्पॉन्टेनियस हुआ? टी डेल्टा एच एंट्रोपी की वजह से। तो क्या इसको लिखता हूं एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस? सो दीज आर एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस। ठीक है बच्चे? तो दो तरह के हो गए, या तो एंथैल्पी ड्रिवन या एंट्रोपी ड्रिवन, और या फिर दोनों ही फेवरेबल हैं तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी ड्राइवर ही नहीं है, सारे पैसेंजर है, ठीक, रिएक्शन चली जा रहा है। और अगर हमारे पास दोनों ही अनफेवरेबल है, गड्डी वहीं खड़ी है, होना ही कुछ नहीं है। ठीक है जी, ड्राइवर बन के बनना क्या? ठीक। और रही बात, अगर एक चीज फेवरेबल है, वो प्रोसेस को चला रही है, तो उसको ड्राइवर बोलेंगे, यानी उसके थ्रू रिएक्शन ड्रिवन होगा। बोलो बेटा, टेम्परेचर का असर क्या होता है किसी की स्पॉन्टेनिटी पे, समझ में आएगा? और क्या इसको लिख भी सकते हो? क्योंकि जो मैं इतनी देर मुंह से भौ भौ किया हूं वो सारा लिख के भी बताना है ना टीचर को, है ना? कि आपने, मैंने तो ऐसे लिख दिया, ये आपने ये टेबल बना के दिया तो टेबल में ही नंबर मिल जाएंगे। समझ में आई? तो आपने इसको प्रूव लिखना भी है कि लेट एट अ फर्स्ट इंस्टेंस वी टेक दिस नेगेटिव, वी टेक इट पॉजिटिव, फिर उसको लिख के पूरा प्रूव करना कि यहाँ पे ये हो गया। अब इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा ले लिया, यहाँ टेम्परेचर कम ले लिया, ये सारा लिखना है। कर सकोगे? अगर आपके +1 में एक क्वेश्चन आया तो 3 नंबर का आएगा मिनिममली, हो सकता है 5 नंबर का भी हो जाए, ठीक। बट कंपटीशन में तो सीधे क्वेश्चन आता है, बोलते डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस नेगेटिव है, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट व्हेन टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज लो, और नेवर स्पॉन्टेनियस, ऐसे करके क्वेश्चन। तो वो तो समझ में आ ही जाएगा, कर लोगे? सो आज हमने थ्योरी पार्ट को ही खत्म किया है। चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश्ड है बेटा। आपको 2 4 5 न्यूमेरिकल करवाने हैं डेल्टा जी के, 2 3। एक आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताना है, ठीक, कि थर्ड लॉ भी होता है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके बारे में बताना है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ठीक। एक आधी चीज और करवानी है, and then thermodynamics will be finished and we will start with that of equilibrium in the next lecture itself.
ठीक है जी, तो आज के लिए आई थिंक सो